हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ। आवर पास्ट का चैप्टर नंबर आज सेकंड पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ में हम लोग। हमने एक चैप्टर नंबर फर्स्ट कल हमने यस्टरडे हमने पढ़ा था कि हजार वर्षों के दौरान क्या क्या पड़तालें हुई थी और किस तरह से मोन्यूमेंट्स और स्क्रिप्ट्स के सहारे हमने बहुत सारे चीज़ें खोजी थी। आज चैप्टर नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, अर्थात नए राज्य और उनके राज्य। यानी कहने का अर्थ कि कौन कौन से नए राजा बने और कैसे कैसे उन्होंने अपने राज्यों को स्टैब्लिशमेंट किया। सो पढ़ते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैनी न्यू डायनेस्टीज का अर्थ होता है सल्तनत इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, अर्थात 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ। और 7वीं में 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखलाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से जो राजा थे उन्होंने कैसे कैसे अपने चीज़ों को, अपने एस्टेब्लिशमेंट को कैसे कैसे आगे बढ़ाया है, कैसे कैसे स्थापित किया है। सो गाइड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं द इमरजेंसी ऑफ न्यू डायनेस्टीज, अर्थात नए वंशों का उदय कैसे हुआ। बाय द 7th century there were a big landlords for warrior chief in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged the as after subordinates or the सामंतस, अर्थात 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। लोग प्राय उन्हें अपने महत्व के बारे में बता निकले थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करें। सामंत अपने अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का स्वामी मानते थे। सामंत का अर्थ क्या होता था, यानी भूस्वामी को हम सामंत कहते थे। सामंत का अर्थ जिनके पास लैंड होती थी उनको हम वो कहते थे। और यही सामंत जो है अपने आप को पूरे मंडल का स्वामी मानते थे। इत्यादि घोषित करने के बाद वे स्वयं के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मैं आपको पुनः इस बात को बता दूं। इस तरह एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का हुआ था। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं ने अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रदांत दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी शाब्दिक अर्थ जिसे सोने का गर्भ कहते हैं, आप पुनः सुन लें, हिरण्य गर्भ को सोने का गर्भ भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत आता है गाइज, मैं आपको पुनः इस बात को मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत आता है कंपटीशन में भी। तो हिरण्य गर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा अस्तित्व प्राप्त कर लेंगे। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैनिक कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के साथ साथ कदम्ब, म्योरसट और गुर्जन प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरा पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक भी स्थापित कर लिए। गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, अर्थात राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था। तो नए राज्य राजाओं में महाराजाधिकारी जो थे, राजाओं के राजा को महाराजाधिकारी कहते हैं। त्रिभुवन चक्रवर्ती अर्थात 3 भुवनों का स्वामी को त्रिभुवन चक्रवर्ती कहते हैं। सो गाइस, इस तरह की जो अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करने लगे थे, यानी उनको समझने लगे थे। दे ऑफन शेयर्ड पावर विद द सामंतन्स एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, अर्थात इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालक, कार्यकारी संसाधन इकट्ठे हो जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान भी कहते थे क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों में भी लिया जाता था। कई ये संसाधन राजा को व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिससे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन आदि को हड़पने में इनको आसानी हो सकती थी।
जब ये क्रम आगे को चलता गया तो जो प्रशस्तियाँ और लैंड ग्रांट्स था, जिसे हम प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, प्रशस्ति का मतलब होता कोई एक प्रस्ताव, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो सत्य कभी नहीं हो सकते थे, लेकिन वे प्रशस्तियाँ हमें बताती कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई जो अक्षर प्रशासन में मदद करते थे, उनके लिए भी ये चीज़ें की जाती थी। गाइज अब जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट, आप देखें हैं कि नागभट्ट में कई शासकों की इसमें प्रशस्तियाँ हैं। आप इसको देख सकते हैं सही से कि ये देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने जो प्रणाली थी उसको किया। इसके साथ व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, अब भूमि के साथ क्या क्या वो देते थे, उसको भी चोलों ने विभिन्न प्रकार के अनुदान तमिल में इन चीज़ों को भी दी थी। देखिए आप इस तरीके से। सो गाइस देखो, हम आपको बताते हैं कि 12वीं सदी के एक बृहत संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर और शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इन्हें कल्हण नाम की रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों में भिन्न वह अक्षर शासक और इसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह जो था असाधारण ग्रंथ बन गया। जैसे हम बात करें फेयरवेल फॉर वेल्थ अर्थात धन के लिए युद्ध, तो इसमें भी जो प्रत्येक शासक या राजवंश थे उन्होंने कई भूमियों को या कई तरह की चीज़ों को अपने वश में करने के लिए चीज़ें की। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसे कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वो एक दूसरे और राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बताते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो गजनी का सल्तनत महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था जिसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हो गया। सल्तनत महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानता था। उसने अल बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। आपको अच्छे से मालूम होगा गाइज, तो जो अल बरूनी थे वो बड़े ही विद्वान थे। अरबी में लिखी हुई उनकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक संपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने जो बुक लिखी थी गाइस, वो मैं आपको पुनः बता देता हूँ। किताब अल हिंद आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों का परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चेहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली, अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वाहों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने 1168 से 1192 सल्तनत मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों में खुद ही वो हार गया। सो गाइस, इसके बाद हम देखते हैं द चोल्स अर्थात चोल राज, जिसे हम नज़दीक से एक नज़र में देखें कि चोल राज ने अपने किंगडम्स को कैसे कैसे इस्टेब्लिश किया। तो उसमें जो सबसे पहले था फ्रॉम उरैयूर से तंजावुर तक, अर्थात चोल वंश जो था वो सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मटियारी नामक की प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महत थे।
उर्रईर के चोल वंश प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलय में 9वीं सदी के मध्य में मुठीन को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर में निशुंभिक देवी का मंदिर बनवाया। विजयवाल के उत्तराधिकारी पड़ोसी भी इन चीज़ों को कर निकले, आगे को बढ़ निकले और उसमें प्रत्यक्ष नीतियों में अलग अलग तरीके से चीज़ों को भी ये लोग रख निकले। गाइड स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड बोनेजिस स्कल्पचर्स, अर्थात भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला में भी ये बहुत ही माहिर थे। आप देख सकते हैं कि द बिग टेम्पल ऑफ द तंजौर एंड गंगई कोटिचोपुलुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। वे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि में भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि को उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहितों, मालाकार, बावर्ची, अन्य जो लोग थे उन्होंने भी इसकी अच्छे से प्रशंसा की थी। आप देख सकते हैं गाइज कि कैसे कैसे इन लोगों ने उन चीज़ों को आगे बढ़ाया था। आप मूर्तियाँ देख सकते हैं, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। शब्दों में कहें तो मंदिर साफ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। जो बनाने का काम चोल प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं से गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं को ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो थी वो भक्तों से भी रिलेटेड होती थी, जिसे कहें हम उनके तौर पर भी ये होती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, अर्थात कृषि और सिंचाई का कैसे कैसे विकास करा इन लोगों ने। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि के नए विकासों के लिए संपन्न हुई। आप देख सकते हैं कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती थीं, जिसमें किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी। शाखाओं पर पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था, कुछ इलाकों में जमीन की समतल से किया जाता था। पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना भी सुनिश्चित था, और जो इन चोल वंशों ने धीरे धीरे उसको आगे किया। गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र भी यहाँ दिखाया है, इसको कैसे कैसे इन लोगों ने आगे किया है। कई जगहों पर फसल सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई गईं। कुछ इलाकों में कुछ कुएं खोदे गए, अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधन को व्यवस्थित करना। इन कामों की देखरेख करना तय करता था कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर शासकों और साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों को सक्रिय रूप से आगे भी किया था, और हम कहें तो इसको लेने के लिए भी वो सही से आगे चले हुए थे, या इसको हम कहें कि आगे बढ़ाने के लिए भी इस चीज़ को हम उन लोगों के थ्रू ही इसको आगे बढ़वाया भी था। गाइज जब हम इतना इन सब चीज़ों के बारे में, इस संसाधनों के बारे में जान लेते हैं, तो उसके बाद अब हमारा आता है साम्राज्य का प्रशासन, अर्थात द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। गाइज प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, जो किसानों की बस्तियां थीं उसको हम उर कहते थे। आप याद रखें, और ये क्वेश्चन जीके में भी आ रहे हैं जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। गाइज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आईएएस पीसीएस के कंपटीशन में, रेलवे से लेकर आप जो भी कंपटीशन देंगे, ये एसएसटी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और स्पेशली ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो किसानों की बस्तियां थीं उसको उर कहलाती थीं। सिंचित खेती के समय बहुत समय समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता। जो गाँव के समूह थे उसको नाडू कहा जाता, और किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने पर कर वसूलने जैसी कई प्रशासक रियायतें भी इन लोगों में थी। बेल्लम जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल शासक की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छे खासा नियंत्रण हासिल था। अब मैं आपसे पूछूंगा नाडू किसे कहते हैं, तो आपको मुझे बताना होगा कि नाडू किसे कहते हैं। उनमें से कई धनी भूस्वामियों के चोल राजाओं को सम्मान के रूप में मुवेदनली, जैसे 3 राजाओं के अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन, जिसको हम मुवेद वेलन कहते हैं, अरियशीर प्रधान जैसे उपाधियां दी गईं, और केंद्रों में महत्वपूर्ण इनको पद भी सौंपे गए। हम बोलें तो इनको पद भी सौंपे गए थे। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ लैंड किस तरह से हैं, जैसे चोल में अभिलेखों में, गैर ब्राह्मण में किस तरीके से, अन्य चीज़ों में किस तरीके से।
So guys, we have seen the Brahmins often received land grants and the Brahmins as the result of a large, अर्थात ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवार पर ब्यौरावार दर्ज की जाती थी। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी इसके लिए आगे आते चले गए। अभिलेखों की हम पड़ताल करते रहे, चलते रहे और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं हमने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को भी समझ लिया या उसको आगे को बढ़ा लिया। जैसे तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेर में प्राप्त अभिलेखों से हमें इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का जो संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा की विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के के हर समिति के लिए एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। सो गाइस, ये चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर आज, न न्यू किंग एंड किंगडम्स। और मैं उम्मीद करूंगा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे। और मैं पुनः फिर आपसे एक बार कहता हूं कि किसानों के गांव की बस्तियों को उर कहा जाता था और जो नड्डा, मैं फिर पुनः आपको एक बार याद दिलाता हूं, नट जो था वो किसको कहा जाता था, क्या आप मुझे बताएंगे? गांव के समूह को। और बस्तियों को उर कहा जाता, गांव के समूह को नड्ड कहा जाता था। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में करें, भेजें, पर्सनल नंबर पे कॉल करें और आपको जो भी दिक्कत होगी मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग फॉर माई लेक्चर। एंड कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर दिस।